Boy students, तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर कल की क्लास में we have completed students article 270 article 279A तक स्टूडेंट्स we have already have done this. उसके बाद स्टूडेंट्स जब मैंने आपको एक कल चार्ट बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड लेक्चर है स्टूडेंट्स ऑफ दिस आईडीटी प्रैक्टिस बैच. तो वन ये हिंदी बैच है स्टूडेंट्स, एंड दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू गो फॉर द इंग्लिश प्रैक्टिस बैच done at night 9:50 p.m. In the description box there is a number. Do WhatsApp in that number. Accordingly you will be given the you will be you will be joined that Telegram channel where the English practice batch links are being provided. और जो स्टूडेंट्स हिंदी के प्रैक्टिस बैच को अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सअप आप कर लें. तो आपको जो एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है पे ये लेक्चर्स के लिंक्स और उसके पीडीएफ नोट्स स्टूडेंट्स वहाँ पे दी जाती है. ठीक है. अच्छा, अब स्टूडेंट्स कल जो क्लास जो अपन ने की थी उसमें लास्ट में स्टूडेंट्स मैंने आर्टिकल 279A आपको बोला था कि आप ये जरूर से देख लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन डे के कॉन्टेक्स्ट में भी ये आर्टिकल आपको देख के चलना है. एंड देयर आफ्टर आई ऑल्सो टोल्ड यू कि भाई वो आईटीसी का मालूम है एक अपन ने मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट, तो जिसमें 3 क्रेडिट थे और 3 आपके आउटपुट लाइबिलिटी थी, तो वो तीनों के कॉन्टेक्स्ट में उसका किस पैटर्न से यूटिलाइजेशन होगी ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन ने कंक्लूड किया था. तो स्टूडेंट्स जो कल जो अपन ने फोकस किया था प्राइमरी, वो मैंने आपको बताया था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और वो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्टूडेंट सबसे क्रिटिकल थे जो अपने डिस्कशन में अपने आया था. एंड अकॉर्डिंगली सबसे इंपॉर्टेंट होगा अभी आप रिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में जब आप लेंगे तो ठीक है, आर्टिकल 360 इन द ब्रैकेट 12A में उस पर्टिकुलर केस में जीएसटी में उन्होंने टैक्स ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही अल्टीमेटली जीएसटी के डेफिनेशन में ही उसको बाहर कर दिया. कोई गुंजाइश नहीं बनती है. 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में वहां पे फिलहाल उस पे लेवी नहीं लगाई जाती है, लेकिन इन फ्यूचर उस पे लेवी लगाई जा सकती है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल. ये हमारा सेकंड पॉइंट था. और उसके तहत स्टूडेंट्स फिर बाद में कुछ हमने वो 101 अमेंडमेंट वो जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखा था. उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट क्या था कि अगर क्विकली रिकैप करूं तो वो 5 पेट्रो प्रोडक्ट पे जो सिचुएशन आज की तारीख में बनती है, 5 पेट्रो प्रोडक्ट पे क्या बन रही है स्टूडेंट्स कि वो जो पुराना स्कीम ऑफ एक्साइज ड्यूटी था जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाता है और स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है स्टूडेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट आपको ये वैट लगा रहा है. तो वो पुरानी चीज उस पर अभी भी क्या हो रही है, अल्टीमेटली लागू हो रही है ऑन दैट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट. जहां तक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की बात है तो उसमें स्टेट की एक्साइज ड्यूटी और स्टेट का वैट वो अभी भी चल रहा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट. और जो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर स्टूडेंट्स बताइए क्या देखा था अपन ने सो फार टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट इज कंसर्न. बताइए. बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने. एंड द टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट की कॉन्टेक्स्ट में इट वाज अ केस वेयर वी हैव सेड दैट. बताइए जल्दी से स्टूडेंट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. बिल्कुल सही कहा कि वहां पर उस पे जीएसटी तो लग रहा है, ऑन दैट प्रोडक्ट द जीएसटी इज एप्लीकेबल, लेकिन साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या उस पे वो पुराना एक्साइज ड्यूटी वो भी उस पे कायम है, एंड आंसर इज यस. तो उस पे एक्साइज ड्यूटी भी क्या है स्टूडेंट्स लगाई जा रही है, दैट इज फॉर टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट. और उसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आज ये पेज नंबर अगर आप देखोगे पेज नंबर 7 में यहां पर आपको स्टूडेंट्स ये जीएसटी सेस ये वाला एक बड़ी पॉइंट स्टूडेंट जो दिया गया है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, ये पेज नंबर है 5 में, सॉरी 6 में, पेज नंबर 6 में स्टूडेंट जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस. ये लास्ट ईयर में अगर आप देखो ना स्टूडेंट कॉम्पेंसेशन चल चुका था, इट वाज नॉट देयर एट ऑल. लेकिन
इसको क्या किया गया, एक्सटेंशन मिल चुकी है, और ये एक्सटेंशन है टिल 31 मार्च 2026। क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये कॉम्पेंसेशन टेस्ट के अंदर ही क्यों लाया गया था। आपको पता ही है कि बहुत स्टेट का जो जीएसटी आने की वजह से जो उनका नुकसान हो रहा था टर्म्स ऑफ देयर सीएसटी, जो उनको फोरगो करना पड़ेगा, तो सीएसटी चला जाएगा जीएसटी आने की वजह से, और प्लस उनकी अपनी वैट का जो थोड़ा बहुत नुकसान अगर हो रहा था, तो ये जीएसटी ये क्या किया, उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो स्टेट का नुकसान हो रहा है कॉम्पेंसेट किया जाए। अब वही चीज को उन्होंने एक्सटेंड किया है अब 31 मार्च 2026 तक। दैट इज व्हाट दे हैव डन इट। अब उसी के चलते स्टूडेंट्स यहाँ पर तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का पर्टिकुलर पॉइंट अगर बताया स्टूडेंट यहाँ पे इस सिनारियो में, रणनीति मॉर्निंग, एक स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो है ना डीमेरिट गुड्स पे लगाई जाती है। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस है ये डीमेरिट गुड्स पे लगाया जाता है, जिसके अंदर आपका पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, मोटर कार एक्सेट्रा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका जो रेट जो देखा जाए 200% तक जा रहा है कुछ कुछ प्रोडक्ट में। लाइक फॉर एग्जांपल जो पान मसाला जो गुटखा है, अगर उसकी बात करें, च्यूइंग टबैको की बात करें, तो 200% के ऊपर तक जाता है इसका रेट। दैट इज अ सिनारियो। तो ये सिचुएशन है इस पर्टिकुलर केस का। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है यहाँ पे स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में कि जीएसटी जो कॉम्पेंसेशन सेस है, अगर ये क्या दोनों पे लगता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंट्रा एंड इंटर स्टेट दोनों पे लगता है। ये चीज नोट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। नोटबुक, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर मेंटेनिंग अ सेपरेट नोटबुक फॉर द सेम। क्या ये दोनों पे लगता है? बिल्कुल दोनों पे लगता है। तो ये इंटर पे भी, इंट्रा पे भी और इंटर पे, दोनों पे स्टूडेंट्स क्या है ये लगाई जाती है। तो इन बोथ द केसेस द जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस जो होगा वो लगाया जाता है, भले वो इंटर हो या इंट्रा स्टेट हो। तो ये जो नोटिफाइड आइटम्स है जिसपे जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लगाई जाती है, सारे डीमेरिट आइटम है, लग्जरियस आइटम है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इंट्रा ट्रेड या इंटर ट्रेड हो, दोनों ही केस में जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लगाई जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, एवरी वन ऑफ यू? अब अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे कॉम्पोजिशन लेवी अगर है, कल आपको मैंने चर्चा अपनी बनी थी स्टूडेंट्स टर्नओवर के कॉन्टेक्स्ट में, कि हमने ये कहा था कि देखो ये जो जीएसटी काउंसिल है वो क्या करती है, रिकमेंड करती है स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल स्टेट, isn't it? और उसी के कॉन्टेक्स्ट में कल एक मौका मिला था अपने को फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉम्पोजिशन लेवी। और वो कॉम्पोजिशन लेवी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया था कि भाई जो जनरल टर्नओवर है जिसपे 150 लाख तक का टर्नओवर तक जो है आपका, वहां तक आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप कॉम्पोजिशन लेवी को ऑप्ट करें और वहां पे अपना क्या करें, अमाउंट को पे करें एज पर द कॉम्पोजिशन लेवी। और जो आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जो वहां पर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट मैंने आपको बताया था, उनके लिए टर्नओवर था 75 लाख। टोटल 8 था, ध्यान रखना सुनो, टोटल 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मैंने आपको बताए थे कल। इन दैट केस तो वो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट, टोटल लिस्ट में तो 11 है, लेकिन वहां पे 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट को 75 लाख के टर्नओवर तक कंपोजिशन लेवी स्कीम का ऑप्शन दिया जाता है। के बाद नॉर्मल नॉर्मल रेट के हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन है कि अगर कंपोजिशन लेवी को अगर ऑप्ट किया है रजिस्टर्ड पर्सन ने, कंपोजिशन लेवी को अगर ऑप्ट किया है रजिस्टर्ड पर्सन ने, तो क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन स्टूडेंट जिसने कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट किया है, वो अगर ये डीमेरिट आइटम जिसको नोटिफाई किया गया है फॉर जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, तो क्या वो ट्रेड पे, क्या उस सप्लाई पे कंपोजिशन लेवी स्कीम जब लगी को ऑप्ट किया गया है, तो उस पे क्या जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस भी क्या लग जाएगा? तो दैट द आंसर इज नो। देखो, इन दिस केस कंपोजिशन जो लेवी है उसकी रेट बहुत कम रहती है, और यहाँ पे जो रेट हम बात कर रहे हो 200% का रेट होगा। तो देयर फोर इन दिस केस ये जो लेवी है सेस नॉट टू बी लेवीड, नहीं लेवी की जाएगी, नॉट टू बी लेवीड वेयर कंपोजिशन स्कीम।
has been opted, where the composition scheme has been opted for. ठीक है, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना इस बात को, ऑल ऑफ यू। कल और एक बात बनी थी स्टूडेंट्स अपनी याद करो स्टूडेंट्स, कल एक आपने बात किया था वैल्यूएशन के प्रोविजन को लेके। वैल्यूएशन के प्रोविजन में मैंने आपको बताया था कि अगर एक्साइज ड्यूटी जो है, क्या वो आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्या वो वैल्यूएशन का हिस्सा बनेगा जिस पे जीएसटी लगाई जाएगी? एक्साइज ड्यूटी की कल मैंने बात कही थी आपसे, तो आपने बोला हाँ सर लग जाएगा। क्या जीएसटी, जो मैंने आपको और एक चीज बताया था, जीएसटी आपको ये कंक्लूड किया था कि नॉन जीएसटी टैक्स, जो नॉन जीएसटी टैक्स होंगे को छोड़ के बाकी जो भी टैक्स लगाए अगर जा रहे हैं, कोई और अगर टैक्स लगाया जा रहा है नॉन जीएसटी को छोड़ के, कोई और टैक्स अगर लगाया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, वो नॉन जीएसटी टैक्स को आप इंक्लूड करोगे इन योर वैल्यूएशन प्रोविजन। यू विल ऑल इंक्लूडेड इन योर वैल्यूएशन प्रोविजन। तो अब ये क्वेश्चन अगर आ रहा है आपसे कि क्या जीएसटी अगर मुझे लगाना है और मैंने ये जो डीमेरिट आइटम है उसको बेचा है, पान मसाला या जो भी होगा, तो क्या जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को इंक्लूड करना पड़ेगा ऑन द वैल्यू जिस पे मुझे ये जीएसटी का रेट अप्लाई करना है? क्या ये कॉम्पनसेशन सेस को इंक्लूड करूं वैल्यू के अंदर, और उस वैल्यू पे फिर मैं जीएसटी का रेट अप्लाई करूं? इज दैट व्हाट विल बी कंसिडर्ड परिणीति? एंड द आंसर इज नो। ये चीज ध्यान रखना, क्लैरिफिकेशन की कॉन्टेक्स्ट में एक पॉइंट यहाँ पे जरूर से लिख दीजिए आप लोग, will be excluded, will be excluded if charged separately, if charged separately। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, तो ये एक्सक्लूड करेंगे, ये कॉम्पनसेशन सेस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन, सारी जनता। दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? चलिए वेरी गुड स्टूडेंट्स, अब एक पर्टिकुलर छोटा केस स्टडी मैं आपको दे रहा हूँ, ये केस स्टडी करके कल मैंने आपको 3 केस स्टडी करवाए थे और अब ये चौथा केस स्टडी हो रहा है। तो कुल मिला के जब अब ये चैप्टर कंक्लूड हो रहा है बेसिक में, उसमें स्टूडेंट्स आपने 4 केस स्टडी जो होगा, कल का 3 और आज का 1, प्लस जो आर्टिकल 279 ए है, ये 4 चीजें, ये 4+1 4 केस स्टडी, और ये एक जो आर्टिकल 279 है, ये आपने रिवाइज करना है। जस्ट कीप दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन माइंड, ठीक है? चलिए स्टूडेंट्स, तो आइए इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, एक केस स्टडी आप लोग सब लोग नोटबुक पे लिखेंगे। ऑल ऑफ यू। तो सप्लायर ने मान के चलो कि पान मसाला, ये क्या किया, सप्लाई किया, ठीक है? अब बेसिक सेलिंग प्राइस जो उसका 100 है, और इस पान मसाला पे स्टूडेंट्स, ये पान मसाला, ये इसको लिख देना चिविंग टोबैको, ठीक है? चिविंग टोबैको। अब मुझे बताओ, ये टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पे कल आपको बताया गया था क्या एक्साइज ड्यूटी लग रहा है? पुरानी एक्साइज ड्यूटी क्या लग रही है? बिल्कुल लग रही है। तो एक्साइज ड्यूटी इज बिंग चार्ज ऑन दिस टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक्साइज ड्यूटी जो है, इसका मैं बता रहा हूं आपको 10% का, ये पुराना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट का नहीं, ठीक? तो देयर फोर ये 10% है स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में, और ये 10 का ये एक्साइज ड्यूटी इस पे लगा दी गई है, ये हो गया टोटल 110। फाइन। अब जो होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, जीएसटी लगा रहे, तो जीएसटी लग रहा है सिर्फ सीजीएसटी, इंट्रा मान के चलो, अगर इंटर भी अगर होगा, इंटर स्टेट भी होगा, तो आईजीएसटी लगाई जाएगी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अभी ये सिचुएशन सीजीएसटी तक, ये इंट्रा ही रखते हैं अपन, और ये 20% ये कर दिया यहाँ पे, और
SGST से 20% यहाँ पे डाल दिया, तो ये हो गया आपका 22 फाइन स्टूडेंट्स। और अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका टोटल बन जाता है 150। अब आ रहा है स्टूडेंट्स आपका इस पे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। बिल्कुल बिल्कुल, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। और ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है स्टूडेंट्स, 200% का ये होगा। अब आप मुझे बताओ, ये 200% किस वैल्यू पे आप अप्लाई करोगे? ऑन व्हाट वैल्यू स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस 200% क्विकली? बताइए जनाब। ये जो 200% हो, ये पर्टिकुलर वैल्यू पे लगाया जाएगा। याद है इनकम टैक्स में भी एचईसी लगता है, सेस लगाई जाती है वहां पर भी। और वो इनकम टैक्स पे आप क्या करते हो, वो एचईसी लगा देते हो 4% के रेट पे। तो यहाँ पर जो जो सेस है इस रेट पे लगाया जाएगा। ये डिफरेंस है, बिल्कुल सही कहा आपने reference दी। ये डिफरेंस आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो सेस होगा 200% का, ये लगाया जाएगा। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 110। वही एसेसेबल वैल्यू बनेगा जो एसेसेबल वैल्यू पे आपने जीएसटी या सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया है, ऑन सेम एसेसेबल वैल्यू। तो अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में 110 का ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे 110, और यहाँ पे 200% आप कर दें इन दिस रिगार्ड, तो मेक इट एट 200%। 200%। और ये आपका ये बन जाएगा 110 के वैल्यू पे 200% होना चाहिए होगा। तो बताइए जनाब, ये क्या वैल्यू बन गया है? 220 हो चुकी है स्टूडेंट इन दिस रिगार्ड। देयरफॉर अब आप खुद ही देख सकते हो मामला कितना गंभीर हो चुका है इन दिस रिगार्ड। देयरफॉर हियर इन आपकी टोटल सप्लाई अल्टीमेटली इन दिस कॉन्टेक्स्ट 374 हुआ है। क्या लगता है इतना महंगा बिक रहा है आज की तारीख में पान मसाला गुटखा चिविंग टोबैको, क्या इसकी खपत कम हुई है? नहीं, उसकी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नशे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, भले ही प्राइस कितना भी बढ़ता रहे। बेग बोरो स्टील, लेकिन नशे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये स्लोगन अल्टीमेटली लगता रहता है। गवर्नमेंट को पता है कि इसी स्लोगन से ये चीजें खाई जाती है। एनीवे स्टूडेंट, तो चलिए अब ये चीज कंप्लीट हो गया है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब ये चैप्टर की समाप्ति हो गई है स्टूडेंट्स। इसमें आपका जो पहले मॉड्यूल पे आईसीआई का ये जो दो तीन चीजें थी, बस ये तो वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन तो भी एक बार टैली कर लेते हैं क्योंकि ये चीजें हैं। वैसे इस पे तो एमसीक्यू अगर पूछ ले तो पूछ ले, कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं कि क्या है ये सिचुएशन, अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। ये मालूम है ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो पहले आपको ये पोर्टल जो है आपके पास, पेज नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, तो पोर्टल आपके पास तो एक तो कॉमन पोर्टल है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस कॉमन पोर्टल में ये सारे काम किए जाते हैं। ये सारे काम जो है इस पर्टिकुलर पोर्टल में किए जाते हैं स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये आपको आइडिया है। और यहां पर स्टूडेंट बस एक चीज है कि इस पोर्टल के कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें के लिए आपको अलग पोर्टल में जाना पड़ेगा। और वो दो चीजें क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये इस सिनारियो में देयर आर टू अदर पर्टिकुलर थिंग। बताइए जरा, ये आपको आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एक तो आपका हो गया है ईवे, ईवे बिल स्टूडेंट्स, ईवे बिल जनरेशन। तो वन इज द ईवे बिल जनरेशन, और जो दूसरा पोर्टल है स्टूडेंट्स वो आपका होगा द इनवॉइस जनरेशन। तो ये दोनों के लिए आपको अलग पोर्टल में अल्टीमेटली क्या है आपको जाना होगा। अदर देन दैट बाकी तो कॉमन पोर्टल में ही जो जीएसटीएन फैमिली जो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन अब आप लेते हो, तो वो पोर्टल के जरिए ही पूरी इंटरफेसिंग चलती रहती है। बट दो काम के लिए आपको अलग पोर्टल के लिए जाना पड़ता है, और वो दो चीजें स्टूडेंट्स आपको पता ही है, एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग इज द ईवे, ईवे बिल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट है इस सिचुएशन में, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स अगर आप देखें, ई वे बिल स्टूडेंट्स जो है
यहाँ पे नोटिस करना, ये जो होगा सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ही है, सर्विस के लिए तो होगा नहीं ई वे बिल। तो ये होगा इन दैट केस मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में ही ये बिल जनरेट की जाती है। ये चीज आपको आइडिया है, ठीक है ना? अच्छा, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखी है। अब मुझे बताओ कि क्या ई वे बिल पोर्टल में क्या मुझे सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा टू जनरेट द ई वे बिल फॉर द मूवमेंट ऑफ माई गुड्स? क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन की अब आवश्यकता पड़ेगी? अगर मैंने नॉर्मल कॉमन, मैंने तो अपनी रजिस्ट्रेशन ले ली है सेक्शन 22 में, मान के चलो टर्नओवर के आधार पे मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन ले ली है। अब क्या मुझे ई वे बिल जनरेट करने के लिए प्राइमरी फॉर द मूवमेंट ऑफ माई गुड्स मुझे क्या अगर सेपरेटली का रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? टू दैट द आंसर इज ये। इस पर्टिकुलर पोर्टल में स्टूडेंट्स इसकी अपनी डिमांड होती है और इसको आपको सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी होगा। इस सिनारियो में रजिस्ट्रेशन विल बिकम मैंडेटरी इवन इफ, इवन इफ व्हाट स्टूडेंट्स, इवन इफ यू आर रजिस्टर्ड, इवन इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर, अंडर व्हाट स्टूडेंट्स? कॉमन पोर्टल, अंडर द कॉमन पोर्टल स्टूडेंट्स, ठीक है? यहाँ पे स्टूडेंट्स और एक पर्टिकुलर पॉइंट है, बिल्कुल सही कहा प्रणति, 50,000 की लिमिट है। ये पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर ई वे बिल मैंडेटरी किस केस में है? यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंडेटरी क्या होगा यहाँ पे? अगर आपका जो वैल्यू है गुड्स का वो उसकी वैल्यू 50,000 के ऊपर है, तो अगर वैल्यू ऑफ गुड्स जिसकी मूवमेंट करनी है, तो वैल्यू ऑफ द गुड्स अगर ये है मोर देन ₹50,000 का कंसाइनमेंट जा रहा है आपका, तो उस केस में ई वे बिल क्या मैंडेटरी हो जाएगी? एंड द आंसर इज यस, ये बिल्कुल मैंडेटरी है स्टूडेंट्स। इस सिचुएशन में 50,000 के अंदर है तो ठीक है, वो तो फिर ऑप्शन हो जाता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, 50,000 के अंदर अगर है तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है फिर। तो उस केस में वो कंसाइनमेंट जहां पे 50,000 के वैल्यू या थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ किससे काम चल जाएगा? इनवॉइस से काम चल जाएगा। तो इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इनवॉइस अपने आप में काफी है, इट इज सफिशिएंट इनफ इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि जहां पे वैल्यूएशन 50,000 से अंदर है, तो अप टू 50,000 इन दिस केस ये चल जाएगा। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन इन दिस सिचुएशन। फाइन स्टूडेंट्स, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे इस सिचुएशन में, और ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग को ध्यान में है। एक स्टूडेंट से क्वेश्चन है, मैं आपसे बता दूं, 50,000 की लिमिट एक और जगह पे आपको दिखती है। ये 50,000 का एक लिमिट तो चलो आपने ईवे बिल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लिया है। एक और जगह है, बिल्कुल एक और जगह स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्रणति, ये 50,000 की वैल्यू ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग ये जीएसटी होगा, जीएसटी वैल्यूएशन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये 50,000 की वैल्यू इट्स ओनली द वैल्यू माइनस द जीएसटी वैल्यू। एक और जगह है स्टूडेंट जहां 50,000 की लिमिट है, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू आर रीडिंग राइट नाउ। कोई बता सकता है ये 50,000 की लिमिट एक और जगह पाई जाती है? कौन सा है वो सिचुएशन स्टूडेंट जहां पे 50,000 की लिमिट आप देखते हो? इसके अलावा आपको एक और जगह पे 50,000 की लिमिट मिलती है। आइडिया स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट? तो वो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा आप लोग, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गिवन टू यू। 50,000 का जो है वो गिफ्ट के केस में, याद है अभी आने वाला सप्लाई के टॉपिक में ही, सप्लाई में अगर एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को गिफ्ट अगर दिया जा रहा है, तो अप टू ₹50,000 के वैल्यू तक तो कुछ नहीं, प्राइमरी अप टू ₹50,000 तक के वैल्यू तक को कुछ नहीं, मतलब सप्लाई नहीं माना जाएगा। 50,000 के ऊपर अगर ये चला गया गिफ्ट की वैल्यू, तो फिर वो सप्लाई के दायरे में आ जाएगा और उस पर फिर जीएसटी लग जाएगी। ये दो जगह पे, बिल्कुल सही कहा, ये दो जगह पे क्या है, 50,000 का ये लिमिट है। ये एक कॉमनैलिटी दिखती है, याद रखने में आसानी हो जाती है, कहीं ना कहीं ये कॉमनैलिटी को हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि भाई ये चीजें 50,000 की लिमिट दो जगह पर देखी जा रही है, एक यहाँ पर और दूसरा एम्प्लॉयर का गिफ्ट अगर वो एम्प्लॉय को देता है मोर देन 50,000, वो सप्लाई के दायरे में आके जीएसटी लग जाएगा। 50,000 तक की गिफ्ट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है वो सप्लाई के दायरे में नहीं होगा और उस पर जीएसटी नहीं लगाएगी।
इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये सिचुएशन स्टूडेंट्स था, और अब आप आ जाइए ऑल ऑफ यू इन दिस रिगार्ड on our next particular area, which is the topic on supply. Very important topic. अब ये टॉपिक स्टूडेंट्स ऐसा है, सप्लाई की अगर बात करें स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वी ऑल आर अवेयर। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक चीजें बहुत बड़ी कमियां हैं। ये चैप्टर तो वैसे स्टूडेंट्स समझ लेते हैं, लेकिन इसके अंदर इतने लेयर्स हैं कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स ये नहीं पकड़ पाते हैं कि के अंदर इसको एप्लीकेशन अगर मुझे करना है तो फिर कैसे करना है। मतलब कि प्रोविजन बहुत सारे जंबल अप होते हैं, इसमें जो रीजनिंग देनी है मुझे इस पर्टिकुलर प्रोविजन या इस पैरा के हिसाब से देनी है। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत टाइम पे बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो कंसिडरेशन पर है। वो जो सप्लाई जो 7(1)(a) का आया था, वहां पर जो कंसिडरेशन है उस पर क्वेश्चन था, और उनकी रीजन अल्टीमेटली कुछ और हो रही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, ये टॉपिक उस लिहाज से बहुत खतरनाक हो जाता है कि इसमें जम्बलिंग अब बहुत होती है, और उसका प्राइमरी हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स। इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला तो क्या है ना, कि ये चैप्टर में हम लोग इसको चार्ट के रूप में ना बहुत सारे चीज को तोड़ेंगे, और वो उसी तरीके से आपको उसको रिवीजन पे लाना होगा, ताकि वो चीजें रजिस्टर पहले तो हो जाए प्रोविजन के साथ, कि वो चीजें रजिस्टर हो जाए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसमें चार्ट बना के अल्टीमेटली करना पड़ेगा। ये रीड करने वाला टॉपिक नहीं है। तो काफी कुछ टॉपिक तो रीड में ही अल्टीमेटली निकल जाता है, लेकिन ये टॉपिक को खास कर आपने ना जितना कुछ चार्ट्स बना बना के अल्टीमेटली रजिस्टर पहले कर ले। दूसरा पॉइंट होगा, इसकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहनी चाहिए इस टॉपिक की। दैट इज द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एप्लीकेशन, कि आप एक्सपोज करना स्टार्ट करें विद द वेरियस क्वेश्चंस, और उस पे तर्क आपको अल्टीमेटली देना पड़ेगा कि ये प्रोविजन अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है। So that is a three-way out to handle this topic. One is to get register these provision by making a chart, जो अभी हम करने जा रहे हैं। दूसरा, इसकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, और तीसरा, इसकी एप्लीकेशन बहुत जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना, लेयर्स पर ये इसके काफी लेयर्स हैं, और वो लेयर पे किस क्वेश्चन का जो पूछा गया वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो किस पैरा को हिट कर रहा है, वो आइडेंटिफाई करना वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न। तो ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, चलते हैं अपन इस सिनारियो में। तो सप्लाई द नेक्स्ट टॉपिक अगर देखा जाए यहाँ पे, तो सप्लाई अपनी ये प्राथमिकता होगी, और यही अपना है स्टूडेंट्स, क्या है, द टैक्सेबल इवेंट। तो दिस बिकम्स आर टैक्सेबल इवेंट स्टूडेंट्स एज फार एज द CGST, SGST एंड IGST इज कंसर्न। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आपका सेक्शन नंबर 7 जो है, इन दिस केस अगर मैं बात करूं, सेक्शन 7 में CGST में इसको डिफाइन किया गया। सेक्शन 7, एक बार हमने ये सप्लाई के थ्रेशोल्ड को हमने पार कर लिया, वंस दिस थ्रेशोल्ड ऑफ सप्लाई इज ओवर, उसके बाद इसकी कैटेगरी ऑफ सप्लाई देखनी है अपने को। वंस सप्लाई के दायरे में क्या चीज आती है क्या नहीं आती है वो एक बार हो जाए, उसके बाद इसकी कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी है स्टूडेंट्स। और ये कैटेगरी अगर आप देखें तो दिस इज दैट ब्रॉडली टू कैटेगरी बेस्ड ऑन द jurisdiction। सप्लाई की कैटेगरी बेस्ड ऑन jurisdiction अगर हम पकड़ने की कोशिश करें, तो इसमें देर आर टू सब कैटेगरी स्टूडेंट्स। वो क्या है आपका, इंटर स्टेट सप्लाई, और दूसरा आपका आता है, बिल्कुल सही कहा आपने, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई। और ये जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट है स्टूडेंट्स, इंटर स्टेट आपका सेक्शन नंबर 7 होगा ऑफ द IGST एक्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सेक्शन 7 के अंदर आ रहा है, and this students will be in section number 8 of your IGST Act। इंट्रा कहां पर जा रहा है, सेक्शन नंबर 8 पे आ रहा है। एंड दैट इज हाउ द थिंग्स आर देयर। तो सप्लाई एक बार तय हो जाए कि क्या चीज सप्लाई मानी जाती है एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ CGST एक्ट, उसके बाद कैटेगरी लेना जरूरी है। बेस्ड ऑन जुरिस्डिक्शन अगर हम देखें तो वो दो कैटेगरी में बंटता है, या तो वो सप्लाई इंट्रा होगा या इंटर होगा। ये कैसे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सेक्शन 7 और 8 देखना पड़ेगा ऑफ द IGST एक्ट। देयर आफ्टर स्टूडेंट्स, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दूसरी जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन द टैक्सेबिलिटी। तो टैक्सेबिलिटी के आधार पे दो सब कैटेगरी तैयार हो जाती है, और वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वन इज अ टैक्सेबल सप्लाई एंड अनदर इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एक टैक्सेबल सप्लाई है
और दूसरा क्या है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोल दो स्टूडेंट्स इस केस में, या नॉन जीएसटी सप्लाई, जिस पे जीएसटी, जिस सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगाई जाती है, जिस पे लेवी नहीं लगती है, दैट इज द पॉइंट, नॉन जीएसटी सप्लाई। तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जिस, इसका सिंपल अर्थ अगर निकाला जाए, जिस पे जीएसटी की लेवी या चार्ज नहीं लगती है, जिस सप्लाई पे जीएसटी की लेवी या चार्ज नहीं लगती है, वो है आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो मुझे बताइए कुछ ऐसे गुड्स के बारे में जिस पे जीएसटी की लेवी या चार्ज नहीं लगती है। तो यहां पर आएगा आपका स्टूडेंट्स अल्कोहलिक लिकर और ह्यूमन कंजम्पशन, ये आ गया आपका। गुड मॉर्निंग सी टेस्ट। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन स्टूडेंट्स, तो दिस इज द फर्स्ट वन जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का कॉन्टेक्स्ट में आएगा। ये मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, क्या वो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई के दायरे में आ जाएगा? जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्या उसे भी नॉन सप्लाई के दायरे में मानेंगे? एंड आंसर इज यस, क्योंकि उस पे भी लेवी तो नहीं लग रहा है आज की तारीख में। क्या उस पे लेवी है? नहीं है। क्या उस पे चार्ज है? नहीं है। जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेंगे तो उस डेट से इसकी लेवी या चार्ज बनाई जाएगी, आज तो उस पे लेवी नहीं है। तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी स्टूडेंट जो होंगे वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई स्टूडेंट्स वो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई या नॉन जीएसटी सप्लाई की कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर देखिए एग्जाम्पल के तहत आपने कंक्लूड कर दिया है कि ये जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई या नॉन जीएसटी सप्लाई वो उस कैटेगरी के सप्लाई है जिसपे चार्ज या लेवी नहीं लगती है। सप्लाई ऑन विच देर इज, सप्लाई ऑन, इसकी डेफिनेशन यही है, सप्लाई ऑन विच देर इज नो लेवी और चार्ज ऑफ जीएसटी, no levy or charge of GST. Is that clear to all of you? Praniti, supply on which there is no levy or charge of GST. कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट आप लोग ने? तो अब मुझे बताओ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा इस सिनारियो में। टैक्सेबल सप्लाई का मीनिंग अब आपने यही डेफिनेशन है, तो टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा अनु? चलो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में पूरी ईमानदारी के साथ अनु, तैयारी जब ईमानदार होनी चाहिए, पूरा अल्टीमेटली दम लगा लो इस पूरे अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में निकलने के लिए, ठीक है? तो इससे अल्टीमेटली फिनिश नहीं होगा, और एफर्ट जो की जा रही है इट विल ऑल बी वर्थ इट। आप लोग भी अपनी तरफ से स्टूडेंट्स पूरी मेहनत कीजिए। देश यही है कि स्टूडेंट्स इस बार चाहे कुछ भी हो जाए निकलना ही है, और फिर चाहे उसके लिए जो भी कर गुजरना रहेगा वो कर गुजरने का जज्बा आप में रहना चाहिए। दैट इज व्हाट शुड बी, यू शुड बी एमिंग। चाहे जितने भी ऑड या कंस्ट्रेंट आपके सामने हो, आपको उससे इन दिस केस को पार लगाते हुए अल्टीमेटली आपने ये बेड़ा पार करना है नवंबर का। दैट इज वन थिंग दैट इज बिन देयर। जो भी डिस्ट्रैक्शन, जितने भी अल्टीमेटली आपके जो ऑड्स हैं सामने, वो अल्टीमेटली आपको कम से, यू नीड टू फाइट दिस पर्टिकुलर मोमेंट स्टूडेंट। दिस इज योर टाइम, टाइमली, और ये टाइम पे आपने पूरी अल्टीमेटली जोश के साथ करना मैदान में, एंड इंश्योर करें कि जो भी कमियां आप में रह गई थी अब तक, उसको इम्प्रोवाइज करते हुए ये पूरे प्रोसेस को हैंडल करना है एंड एक्सेल करना है स्टूडेंट्स। तो टैक्सेबल सप्लाई का कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स डेफिनेशन तैयार है, आपने खुद ही डेफिनेशन बयां कर दिया। क्या होगा? वो सप्लाई जिसपे लेवी या चार्ज लगती है, जिसपे क्या होगा? लेवी, वो सप्लाई जिसपे लेवी या चार्ज लगता है, तो वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल सप्लाई। अब एक बार आप उस लेवी और चार्ज के थ्रेशोल्ड को पार कर जाओ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक बार आप उस लेवी और चार्ज को पार कर, उस थ्रेशोल्ड को पार करके आगे बढ़े हो आप, तो हाँ, क्या लेवी आप पे लगता है? हाँ लगता है। वो आप थ्रेशोल्ड को आपने पार किया और अब आप आगे आ गए जीएसटी में।
उस कॉन्टेक्स्ट में फर्दर दो लेवी के थ्रेशोल्ड को पार करने के बाद, स्टूडेंट्स लेवी के थ्रेशोल्ड को पार करने के बाद अब दो और कैटेगरी बन जाती है सप्लाई की यहाँ पे स्टूडेंट। और वो दो कैटेगरी क्या होगी यहाँ पे, एक होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम सप्लाई, और दूसरा जो कैटेगरी होगा स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे नॉन एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई एंड नॉन एग्जाम सप्लाई, प्लीज केयरफुल रहना इस बात को लेके स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्ड एंड नॉन एग्जाम्ड, वंस यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ लेवी, उसके बाद ये दो सब कैटेगरी तैयार हो जाएंगे लेवी के बाद या चार्ज के बाद। तो ये कॉन्टेक्स्ट है स्टूडेंट्स। अब एग्जाम सप्लाई को भी डिफाइन किया गया और इसका डेफिनेशन थोड़ा रोमांचक है काफी। एग्जाम सप्लाई में स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन भी क्रिटिकल है। इस सिनारियो में इसको दो हिस्सों में स्टूडेंट्स बांटा गया है सो फार एज एग्जाम सप्लाई कंसर्न, मींस एंड इंक्लूड करके दो हिस्सों में इसको बांट लिया गया है। तो आप बोलोगे क्या क्या इट मींस और क्या इट, तो मीन में दो चीजें इसने रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो सप्लाई जिसका निल रेट हो, वो सप्लाई जिसका निल रेटेड हो, वो पहला कैटेगरी। और दूसरा और एक कैटेगरी है वो सप्लाई विच इज होली एग्जेम्प्टेड। बिल्कुल सही कहा आपने, होली एग्जेम्प्टेड। आपको पता ही है स्टूडेंट्स की एग्जामेशन में पार्शियल एग्जामेशन भी दी जाती है, पूरी एग्जामेशन नहीं है, पार्शियल एग्जामेशन है। तो आप बोलोगे सर एग्जामेशन तो है नहीं, एज फार एज एग्जाम सप्लाई कर इज कंसर्न, वो जो पार्शियल एग्जामेशन है वो एग्जाम सप्लाई उसे नहीं मानी जाती है। अब उसका एक एक्सटेंशन है, ध्यान से सुनो। अगर एक पार्शियल एग्जेम्प्टेड गुड्स है या सप्लाई है प्राइमरी, उस पर 100% एग्जामेशन नहीं दी जा रही है, तो क्या उस सप्लाई में जिसपे पार्शियल एग्जामेशन दी गई है, उस सप्लाई में मेरी आउटपुट लाइबिलिटी बन रही है, भले ही कम बन रही है लेकिन बन रही है, तो क्या उस सप्लाई के लिए मैं आईटीसी जो है पिछले सप्लाई का आईटीसी क्या मैं क्लेम कर पाऊंगा? एंड आंसर इज ये, कर पाऊंगा ना, आईटीसी तो क्लेम की जा सकती है क्योंकि ये एग्जाम सप्लाई के दायरे से बाहर है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जाम सप्लाई के दायरे से बाहर है, एंड देयरफॉर क्या उस पे आईटीसी फिर क्लेम की जा सकती है? आंसर इज यस। तो आईटीसी स्टूडेंट ध्यान रखना, ये नॉन एग्जाम सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में क्लेम की जाएगी। आईटीसी वुड बी क्लेम्ड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉन एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई की बात करूं स्टूडेंट्स यहाँ पे, इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आईटीसी स्टूडेंट्स, एग्जाम सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो आप मुझे बताएं स्टूडेंट्स, क्या एग्जाम सप्लाई पे आपको आईटीसी लगेगा? एंड आंसर इज नो। मिल लगेगा क्या, मिलेगा? एंड आंसर इज नो। और यहां पे स्टूडेंट्स बताएं, फर्स्ट कैटेगरी जो है आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई, क्या वहां पर आईटीसी मिलेगा? एंड आंसर इज नो। थैंक यू अनुज, थैंक यू, थैंक यू। चलिए ये तो लोगों का ये है प्यार है, जिससे फैकल्टी का भी जज्बा रहता है। मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ बहुत सारे फैकल्टीज हैं स्टूडेंट्स जो लोग ये काम कर रहे हैं। तो इन दिस केस एक चीज़ होती है स्टूडेंट कि टीचर्स जितने भी हैं, एक सबके अल्टीमेटली एक ही रहता है ना कि ये प्रोसेस करके देखो, एट द एंड ऑफ द डे सबसे अच्छा सिचुएशन क्या होगा, आप अपना बेड़ा पार नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स, आप पूरे परिवार का, आपके सारे शुभ चिंतक जो हैं सब लोगों को क्या दोगे कि प्रोसेस में आप ही क्या ये जंग नहीं है, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट इन दिस केस सब लोग अल्टीमेटली सोचो कितना एक महान काम आप लोग करने जा रहे हो इस पूरे प्रोसेस में। तो मैं तो यही समझता हूँ स्टूडेंट्स कि इससे बड़ी बात होती नहीं है, एवरीथिंग बिकम्स इंसिडेंटल व्हेन यू सी दीज आर द, बोलते हैं ना कि रूह से जो खुशी जो मिलती है वो यही सब चीज़ है। एंड दैट इज व्हाट इट इज एट द एंड ऑफ द डे, प्राइसलेस। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्लूड में बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा। इंक्लूड में यहाँ पे उन्होंने गूगली डाल दिया, इन्होंने बोल दिया कि एग्जाम सप्लाई विल इंक्लूड, कोई मुझे बता दे एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम सप्लाई विल इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, देखिए इन्होंने एक्सटेंशन कर दी है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, तब भी उन्होंने एग्जाम सप्लाई में स्पेसिफिकली नॉन टैक्सेबल सप्लाई को, जो अभी भी थोड़ी देर पहले देखा था, उसको शामिल कर दिया। प्रीति गुड मॉर्निंग, इसको शामिल कर दिया है इसके अंदर इन दिस कॉन्टेक्स्ट।
एग्जाम सप्लाई में इसको शामिल कर दिया है। उसकी एक वजह स्टूडेंट्स आपको आईटीसी में भी दिख जाएगी, आईटीसी के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको दिख जाएगी। एग्जाम सप्लाई में प्राइमरी आईटीसी में एग्जाम सप्लाई का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और नॉन बिजनेस पर्पस, ऐसे दो तीन चीजें, बट दे हैव नॉट यूज्ड वर्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई सेपरेटली इन आईटीसी टॉपिक। वहां पे एग्जाम सप्लाई को इसको रखा गया है। दूसरा और एक जगह है स्टूडेंट्स जहां पे बिल्कुल सही कहो प्रणति, एक और जगह है जहां पे एग्जाम सप्लाई इस्तेमाल किया जाता है, और वो थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा। एक एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर जो, मान लो कल कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन का ही अगर आप बात कर लो, कल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन, 20 लाख का 10 लाख का रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड अपन ने देखा था कल। तो उस एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग क्या करते हैं, टैक्सेबल सप्लाई के साथ साथ एग्जाम सप्लाई को भी कंसिडर करते हैं कि आप लायबल हो या नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए। वो पता लगाने के लिए हमें सेक्शन 22 में जो टर्नओवर दिया गया है, और भी क्राइटेरिया, एक तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है और एक टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। तो टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन के अंदर आपकी लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है रजिस्टर करने के लिए, तो 20 लाख 10 लाख दिया गया। और वो 20 लाख और 10 लाख के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स क्या देखा जाएगा, क्या सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई देखूं, या मैं एग्जाम सप्लाई को भी कंसिडर करूंगा। एग्जाम सप्लाई को भी कंसिडर करेंगे, ये देखने के लिए कि आप कितने बड़े आदमी बन चुके हो और अब तक आपने रजिस्ट्रेशन दिया नहीं है। तो दैट इज हाउ इट वुड बी कंसिडर। और अगर उस एग्जाम सप्लाई को भी अगर कंसिडर करना है वो एग्रीगेट टर्नओवर के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या एग्जाम सप्लाई में आप ये वाला जो सप्लाई है उसे भी क्या इंक्लूड करोगे, वेदर दिस सप्लाई विद सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी क्या इंक्लूड हो जाएगी, एंड द आंसर इज यस। बिल्कुल सही कहा, 22 और 24। तो यहां पे स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि एक नोट के रूप में स्टूडेंट्स अगर आपने लिखना तो जरूर से लिख दीजिए आप लोग कि एग्जाम सप्लाई को हम इस कंसिडर करते हैं इन डिटरमाइनिंग द टर्नओवर थ्रेशोल्ड, इस टर्नओवर थ्रेशोल्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन। और भी जगह पर आएगा, लेकिन यहां पर तो एक ऐसे रेफरेंस लिख सकते हो यहां पे कि एग्जाम सप्लाई, बस एक छोटा सा नोट लिख दो, एग्जाम सप्लाई shall be considered, shall be considered in determining what should the turnover threshold of registration. Them supply shall be considered in determining the turnover threshold of registration. ठीक है स्टूडेंट्स। ये जी, exam supply shall be considered in determining the turnover threshold of registration। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, एक पूरा अपन ने कर लिया है। सप्लाई को इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और प्रैक्टिकल्स अब इस टॉपिक से स्टूडेंट स्टार्ट होने वाली है। तो ऑल द प्रैक्टिकल्स विच आर देयर स्टूडेंट्स, ये इस टॉपिक से अब शुरू होने वाली है। पीडीएफ में स्टूडेंट्स मैंने आपको दे दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो भी अभी तक स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे ये पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप कर ले तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जोड़ दिया जाएगा। तो अब ये पीडीएफ जो है वो चीज़ें अल्टीमेटली मिल जाएगी। पीडीएफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन होंगे, स्टडी मैट के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी एंड फास्ट ईयर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो अच्छे क्वेश्चन है वो। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये एक स्कोप होगा हमारे पूरे प्रिपरेशन का। अब इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट ध्यान रखना, पहले तो सप्लाई को अटैक करना है। इसको ना स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बिना जल्दबाजी के। स्टूडेंट्स ये स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अपन इस पूरे प्रोसेस में।
the just a second, friend. Just thank you, Sakshi. तो यहाँ पे थोड़ा एक बार आप लोग आइएगा इस कॉन्टेक्स्ट में सप्लाई में इसको कैटेगराइजेशन स्टूडेंट्स, ये तो ठीक है, फर्स्ट पेज को, ये पेज नंबर 12 में स्टूडेंट्स, पेज नंबर 12। सप्लाई इंक्लूड्स, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 7.1 पे आ रहा है अपन। सप्लाई इंक्लूड्स एंड सप्लाई, इसकी स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड, और प्लीज नोट करके चलना स्टूडेंट्स, सेक्शन लिखने पड़ेंगे इस पे। हमें कोई भी, देखो क्या होगा ना, ये आपको मैं याद करवा दूंगा, एटलीस्ट सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद रखने हैं। छोटे छोटे रूल्स रूल्स बीच बीच में आते रहते हैं, वो शायद ट्रबल सम है। तो जैसे कि कल आईटीसी का भी जो अपन ने किया था ना, मैनर इन विच द एडजस्टमेंट ऑफ द आईटीसी हैज टू बी डन, आईटीसी ऑन द आउटपुट सप्लाई ऑफ द सीजीएस, जितना भी अपन ने जो देखा था कल, वो भी एक रूल के संदर्भ में, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट्स देखो, एक चीज है, ये पेपर में आपको सिर्फ समझना नहीं है, मार्क्स स्कोर करने हैं। और मार्क्स स्कोर करने के लिए स्टूडेंट सेक्शन आपको लिखने पड़ेंगे। कोई लोग बोलते हैं नहीं सेक्शन नहीं लिखोगे, कोई वो नहीं है, आप नहीं लिखो, कोई और लिख के जाएगा। लिखना तो पड़ेगा स्टूडेंट्स इसकी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ ये पेपर इट इज अ वेरी हाई स्कोरिंग पेपर, अगर उसको ठीक से अगर नेगोशिएट किया गया तो। और ये आपका पूरा ग्रुप का अल्टीमेट बेड़ा पार कर देगा। एंड दैट बीइंग द सिनेरियो, यू नीड टू बी, उसको उस लेवल तक प्रिपेयर करना है कि जहाँ पे एग्जामिशन की पूरी गुंजाइश है। एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स बोलता हूँ यहाँ पे आपको, बिल्कुल प्रणति जी, एक छोटी सी बात है स्टूडेंट। देखिए, जो स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर डेटा निकाला जाए, जितने अब इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, इन दैट सिनेरियो, मैं 2005 से तो मैं पढ़ा रहा हूँ उस सिचुएशन में, तो उतना मैं आपको बता सकता हूँ स्टूडेंट्स की, जितने टोटल स्टूडेंट्स जो पास नहीं हो पाते हर अटेम्प्ट में, उसमें से 70% टू 75% स्टूडेंट्स, अब मेन अल्टीमेटली जो रीजन जो रह गया था क्लियर नहीं करने का, उनको सिर्फ वो एक्स्ट्रा 10 या 15% एफर्ट डालनी थी। वो शायद थोड़ी और प्रैक्टिस करने के लिए, या अपने प्रेजेंटेशन को ठीक करने के लिए, वो चीज के कॉन्टेक्स्ट में वो रह जाते हैं। और इन लोगों की स्कोरिंग का रेंज, स्टूडेंट्स जो रेंज होता है ना, वो 40 के उस आसपास रहता है मैक्सिमम। ये केस देखो ना, ये 38, 39, 40, 41, 42, ये वो रेंज पे अल्टीमेटली खेलते हैं वो। और इनकी जंग रहती है 40 से 50, और लगता है कि अरे यार कैसे 50 लाया जाए, 50 के ऊपर 60 कैसे मिल पाता है। ये वो जो एक्स्ट्रा जो एफर्ट है, ये वाले पढ़ी कैटेगरी में 75% स्टूडेंट यहीं पर रहते हैं। देखो फाइनल स्टूडेंट है, सीरियस तो रहते ही है इस कॉन्टेक्स्ट में। और इस वजह से ये थोड़ा एक्स्ट्रा अल्टीमेटली उनको अपने प्रिपरेशन में पुश करना पड़ता है। जहाँ पे प्रैक्टिस की कमी है और प्रैक्टिस करें। ये प्रेजेंटेशन जहाँ पे आपको ठीक करना है, वो प्रेजेंटेशन वहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर ही अल्टीमेटली वो जो 40 बन रहा है वो अकॉर्डिंगली 50 के ऊपर आएगा, 45 के आसपास बन रहा है वो 60 प्लस टच करना चालू करेगा। 10 मार्क का अल्टीमेटली जो इजाफा होता है, यही पूरी असली खेल है। ये 75 to 80% ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए पूरा एफर्ट स्टूडेंट्स यहीं पर लगा रहा है। और टू कोट अ सेक्शन, ऑब्वियसली राइट सेक्शन नहीं पता है तो छोड़ दो। ये नहीं कि बोल दिया गया तो अब तो मैं लिख कर ही आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, भले वो सही हो या ना गलत, नहीं। यहाँ पे एफर्ट डाल के आपने ये कोशिश करनी है कि सेक्शन तो कोट करना है स्टूडेंट। तो आप बोलोगे कि फिर इसके अलावा फिर अगर हो सके तो क्लॉज भी आप कोट करें। पर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो सो बी, डजेंट मैटर। ये क्लॉज भी आप कोट करें तो ज्यादा अच्छा है। तो पहला जो क्लॉज है स्टूडेंट्स यहाँ पे 7.1 ए, सप्लाई विद कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस।
विद कंसिडरेशन, ये एक एक करके अपन देखने वाले हैं। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला जो है ना, ये अमेंडमेंट है, जो सप्लाई बिटवीन अ पर्सन एंड इट्स मेंबर, ये आखिरी में लेंगे अपन। फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, इंपोर्ट बी में आता है, इंपोर्ट बी के अंदर आ रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ये जो है ना, ये सी में आ गया। अब ये जो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन स्टूडेंट्स, यहां पर आपने शेड्यूल 1 को हिट करना है। ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में शेड्यूल 1 हिट हो जाने वाली स्टूडेंट्स इस सिनारियो में। और इस शेड्यूल 1 में टोटल देर आर 4 केसेस या 4 पैराज है। ये पहले पर्टिकुलर शेड्यूल में 4 सिचुएशन होंगे, क्या होंगे वो देख लिया जाएगा इस सिनारियो में। फिर आपने देखना है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये वाला कैटेगरी विल बी ट्रीटेड एज, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो हम ट्रीट करेंगे, या तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। मतलब सप्लाई तो है, लेकिन ये कौन सी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स की है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज की है, क्लासिफिकेशन की बात है। ये क्यों जरूरी होगा पता लगाने के लिए कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, कुछ तो आवश्यकता होगी के बारे में, तो आवश्यकता है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई में भी अगर आप देखते हो पीओएस रूल्स जब हम देखेंगे, तो वहां पर भी ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है, पॉइंट चेंज हो जाता है। अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इनवॉइस जनरेशन की जो प्रोविजंस है, गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। टाइम ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें, तो वहां पर भी गुड्स के लिए अलग दिखेगा, सर्विस के लिए अलग दिखेगा। तो ये सारे चीजों के लिए ये डिस्टिंक्शन जरूरी है। तो प्लीज नोट करके चलना कि ये वाले कैटेगरी के अंदर ये 7(1)(a) है स्टूडेंट आपका। 7(1)(a) सप्लाई डिफाइन नहीं कर रहा है, ये तो मान के चल रहा है कि सप्लाई है, लेकिन ये अब कौन सा सप्लाई है, ये 7(1)(a) कुछ केसेस में आपको बताएगा। तो ये क्लासिफिकेशन वाला पर्टिकुलर एंट्री है स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन, कि इसको गुड्स माने या सर्विस मान के चले, सप्लाई को गुड्स का सप्लाई माने या सर्विस का मान के चले। और इस पे बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति, शेड्यूल 2 जाएगा और इसमें टोटल 6 पैराज है, 6 केसेस है इसके अंदर, 6 है टोटल। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन नाइदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस, ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पर ये खेल अपने को खेलनी है इस सिचुएशन। और यहाँ पर स्टूडेंट देयर आर 2 सिचुएशन इस सिनारियो में, प्लीज केयरफुल रहिएगा। यहाँ पे शेड्यूल 3 है जिसमें टोटल 8 केसेस हैं स्टूडेंट्स, 8 केसेस मिलेंगे आपको शेड्यूल 3 के कॉन्टेस्ट में। तो ये एक हो गया, टोटल 8 पैराज हैं इसमें। और दूसरा और एक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, और एक कैटेगरी है 7(2) के अंदर, वो क्या है, एक्टिविटीज जो होगी अंडरटेकन बाय, किसने अंडरटेकन किया, अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर द स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी एज नोटिफाइड। जो एक्टिविटीज है जो नोटिफाई की गई होंगी वो, बिल्कुल। और नोटिफाइड स्टूडेंट्स क्या है इन दिस सिनारियो, नोटिफाइड स्टूडेंट्स क्या होगा, तो इनका ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, दो चीजें बनती है जो नोटिफिकेशन के अंदर बैठी है। देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, दो चीजें हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। पहला जो नोटिफाई किया गया वो उनका है देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है उसके लिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, लाइक फॉर एग्जांपल म्युनिसिपैलिटी और ऑल, या ग्राम पंचायत, तो इनकी अगर कोई देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी, देयर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्टिविटी है उसके संदर्भ में, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट एज पर 243G आर्टिकल, तब तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये सप्लाई के दायरे से बाहर है, ये सप्लाई के दायरे से बाहर है, एक्सक्लूजन में है प्राइमरी। अच्छा, अगर ऐसी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम नोट करके चलना, अदर दूसरी एक्टिविटी अगर होगी तो गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो सप्लायर हो सकता है या रिसिपिएंट हो सकता है एज द केस में भी, इसके अलावा और कोई दूसरी एक्टिविटी होगी गवर्नमेंट की, तो
अदर एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, अदर एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, बताइए जनाब। तो इसको छोड़ के कोई और दूसरा अगर एक्टिविटी होगी गवर्नमेंट की, तो क्या वो टैक्सेबल मानी जाएगी? वेदर दैट वुड बी कंसिडर टैक्सेबल स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एंड द आंसर इज यस। तो वो ध्यान रखना, वो एक्टिविटी वो टैक्सेबल कैटेगरी में चला जाएगा, वो सप्लाई है, वो चीज ध्यान रखना, वो सप्लाई होगी, तो ये सप्लाई मानी जाएगी अदर एक्टिविटी, अगर मैं उसकी बात करूं। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखना इस कॉन्टेक्स्ट में। फाइन। अच्छा, दूसरा और एक एक्टिविटी है जो नोटिफाई किया गया है, उसे भी सप्लाई नहीं मानते, उसे भी सप्लाई नहीं मानते। और वो कौन सी एक्टिविटी है फ्रेंड्स? ये होगा सर्विस बाय वे ऑफ, बाय वे ऑफ व्हाट? सर्विस बाय वे ऑफ, बिल्कुल कहीं सही का प्रणीति अपने, बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ, बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लाइसेंस, एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। तो सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, तो यहाँ पे नोटिस करना कि कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है एल्कोहलिक लिकर के कॉन्टेक्स्ट में, इस सेक्टर में। तो ना तो आप ये इस एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बेच के जीएसटी कमा पाओगे, ना ही गवर्नमेंट जो इसकी लाइसेंस देती है, वो लाइसेंस के बंटवारे पे जो गवर्नमेंट की कमाई होगी, उस लाइसेंस के बंटवारे पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सप्लाई के दायरे से बाहर कर दिया, आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? अच्छा, अगर मुझे बताओ कोई दूसरी लाइसेंस अगर देती होगी, तो कोल अलोकेशन लाइसेंस या टेलीकॉम लाइसेंस, अगर दूसरी कोई अगर लाइसेंस अगर बांट रही है, तो अदर लाइसेंस अगर दे रही है गवर्नमेंट, अदर लाइसेंसेस अगर होंगी, क्या वो टैक्सेबल सप्लाई के दायरे में आ जाएगी? एंड द आंसर इज यस। तो दूसरी अगर कोई लाइसेंस हो जाएगी, then that students would be a taxable supply indeed. I hope that all of you are clear with this one. सारे स्टूडेंट्स, तो सप्लाई पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में। एक्सक्लूजन पे हम लोग फोकस, अभी यहाँ पे सबसे पहला केस जानते हो क्या करेंगे? अपनी इसको उड़ा देते हैं, एक्सक्लूजन को उड़ा दिया जाए। एक्सक्लूजन को उड़ा के अपन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7-1 पे फोकस करेंगे। तो पहले में क्या चीज बाहर है सप्लाई के, वो कंसिडर कर लेंगे अपन, और फिर फोकस होगा सिर्फ क्या होगा कि ये 7-1 पे फोकस करेंगे, दैट इज व्हाट इट इज। तो ये तो पता है प्राइमरी। देखो पढ़ते समय, जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, नॉर्मल जब फर्स्ट टाइम स्टडी होती है, तब पढ़ने का पैटर्न होता है कि 7-1 से स्टार्ट करना है। लेकिन रिवीजन के टाइम पे पहला देख लेते हैं कि भाई कौन सा चीज है एक्सक्लूजन है, तो वो उसको खत्म कर ले पहले, और फिर बाद में आते हैं अपन 7-1 ए के कॉन्टेक्स्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, एवरीवन? चलिए, तो 7-1 ए वो बाद में देखते हैं, पहले 7-2। तो 7-2 में पहले मैंने ये वाला जो एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी एज नोटिफाइड, ये तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब ये 8 जो केसेस है इस शेड्यूल का, वो देखेंगे और इसकी एनालिसिस स्टूडेंट्स की जाएगी एक बार, फॉर ऑल दिस 8 केसेस। तो आइएगा इस कॉन्टेक्स्ट में, पेज नंबर आपका बनता है आई थिंक पेज नंबर 16। तो दिस इज योर पेज नंबर 16 स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड। पेज नंबर 16। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखना है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, और आप ही ने जवाब देना। क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये जो शेड्यूल 3 में या 7-2 की बात कर लें, उस पे जो एक्टिविटीज आपको दी गई हैं, जो ट्रांजैक्शन आपको दिया गया है, जब मैं अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की ना वो रजिस्ट्रेशन कॉन्टेक्स्ट में, अभी तो चर्चा हो रही थी अपनी कि रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड में 20 लाख 10 लाख का भी देख रहे थे, isn't it? तो उस पे अपन ने वो एग्जाम सप्लाई को कंसिडर किया था, दिस कॉन्टेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ रीचिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ 20 lakhs एंड 10 lakhs, किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वही डिस्कशन तो हो रही थी अपनी। तो क्या जो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन 7-2 में या शेड्यूल 3 में जो आपको दिए गए, क्या उसको कंसिडर किया जाएगा
टू डिटरमाइन द थ्रेशोल्ड ऑफ द 20 लाख एंड उस 20 और 10 लाख के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जो 7.2 में आपको दिया गया है, क्या आप उसे कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? बस इतनी सी बात पूछी जा रही, सुन बताइए, किया जाएगा स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट? ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो है इस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज अ केस ऑफ अ सप्लाई अंडर जीएसटी, मतलब ये सप्लाई है ही नहीं। ध्यान रखना, अब थोड़ा केयरफुली सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर मैंने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेचा मैंने, क्या वो सप्लाई है या नहीं? बस इतना जवाब दे दो। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो मैंने बेचा है, क्या वो सप्लाई है या सप्लाई नहीं है? इज दिस अ सप्लाई और नॉट? सही। सप्लाई के दायरे में क्या उसे कंसिडर किया जाएगा? देखिए, एक होता, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ वो जीएसटी वाली सप्लाई है या टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सिर्फ सप्लाई के बारे में अगर सोच रहे हो, ओनली सप्लाई स्टूडेंट्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सप्लाई, क्या उस सप्लाई मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? आंसर इज यस, सप्लाई है ना। सप्लाई के डेफिनेशन में कहां पे उसको स्कोप से बाहर किया गया? उसको स्कोप से बाहर नहीं किया गया, कि चार्ज को बाहर किया गया कि अगर ये सप्लाई है तो इस पे चार्ज हम नहीं लगाएंगे या उस पे लेवी नहीं लगेगी, लेकिन सप्लाई तो है। फर्स्ट देयर हैज टू बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई। रखी, पहला ध्यान रखना, ये सप्लाई का होना जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब वो उस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे इस सिनारियो में, तो वो एक अपने आप में सप्लाई, क्योंकि बाद में उसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं, लेकिन इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। इज दैट द नॉन टैक्सेबल सप्लाई? बिल्कुल, वो है सप्लाई बट इन द फॉर्म ऑफ अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन अभी अभी देखा था अपन ने इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो सप्लाई तो है बट इन द फॉर्म ऑफ अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई और इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जाम सप्लाई। जो भी एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन भी हमने देखा था, तो सप्लाई है बट इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एन एग्जाम सप्लाई। दैट इज द पॉइंट। वो 5 प्रोडक्ट्स जो थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फैमिली, वो भी किस कैटेगरी में चला गया है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई या फिर एग्जाम सप्लाई, जो डेफिनेशन अभी देखा था कि एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई को कंसिडर किया गया। तो सप्लाई बट इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाई और अ नॉन जीएसटी सप्लाई in this context, isn't it? Supply in the context of the non-taxable supply or the exempt supply. यहां पर अगर आप देखोगे, ये शेड्यूल 3 ने क्या अटैक किया है? ये शेड्यूल 3 स्टूडेंट्स, प्रणति बिल्कुल सही, इसे तो सप्लाई ही नहीं मानते हम लोग। मतलब यहां पर तो ये शेड्यूल 3 में जो वर्डिंग जो आपने लिखनी है, मैं क्यों इतना एम्फेसिस दे रहा हूं ये बात को लेके, क्योंकि ये चीज को तो आपको सप्लाई बोलना ही नहीं है, गलती से भी इसे आप सप्लाई नहीं बोलोगे। यही चीज मैं आपको बार बार ये चीज हैमर कर रहा था पॉइंट, कि आप जब आप लिखोगे अपने आंसर में, तो ये गलती से भी यहाँ पे सप्लाई वर्ड दिखनी नहीं चाहिए। इसको सप्लाई से पूरी तरह से अल्टीमेटली बाहर किया गया है। तो इट इज नाइदर दिस नॉर दैट। ये तो ना तो सप्लाई है गुड्स का, ना ही ये सप्लाई है सर्विस का, ये नॉन सप्लाई आइटम है। तो ये उस कैटेगरी में उसको रखा गया है। तो गलती से भी इसे आपने इस तरीके से बयान नहीं करना है कि सर ये तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड फॉर दिस। इसको आपने बोलना है कि ये सप्लाई है ही नहीं, इट इज अ नॉन सप्लाई एट फर्स्ट प्लेस। 7.2 के अंदर इट इज अ नॉन सप्लाई, ये सप्लाई है ही नहीं। टैक्सेबल सप्लाई
नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई या एग्जाम सप्लाई, ये वर्ड इसमें आपने इस्तेमाल करना ही नहीं है, क्योंकि जो एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन इस शेड्यूल 3 में दिया गया है उससे हम सप्लाई मानने से पूरी तरह से इनकार करते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? ये बहुत केयरफुली नोट करके चलना स्टूडेंट्स कि लिखने समय पे ये गलती नहीं होनी चाहिए। आई होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस वन, एवरी वन ऑफ यू इन दिस रिगार्ड। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें 8 पॉइंट है जिसके अंदर अगर देखा जाए तो 2 या 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इन दिस रिगार्ड। तो वो 2-3 पॉइंट अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हम लोग जल्दी से एक बार देख लेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो सब, लेकिन वो 2-3 पॉइंट जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो ये 2-3 पॉइंट पर ही पूरा इर्द गिर्द पे क्वेश्चन ये 7-2 में देखा गया एग्जाम में। लेकिन साथ ही साथ में स्टूडेंट्स बहुत जगह पे ना इसका आरसीएम, इसके एग्जामेशन के साथ लिंकिंग होती है। वहां पर कंफ्यूजन आता है कि यार ये 7-2 का आइटम है या एग्जामेशन वाला आइटम है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और उसी को सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड डूइंग दिस। तो अगर आप देखें यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत स्टेटमेंट, पहले आप देखो प्रेजेंटेशन की बात होती है, गलती से भी देखो गलत स्टेटमेंट क्या है। अगर गलत स्टेटमेंट की अगर मैं बात बताऊं आपको तो एक गलत स्टेटमेंट सुन लिए आप लोग। पहला पॉइंट में जो गलत आप लिखोगे एग्जामिनेशन में उससे बचना है आपको। क्या गलत लिखोगे? अगर आपने ये लिखा गलती से कि सर्विसेज बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई, अगर ये स्टेटमेंट चिपका दिया आपने तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत हो जाएगा। सर्विसेज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय अगर इस तरीके को स्टेटमेंट चिपका रहा है तो क्या वो एक गलत स्टेटमेंट है? एंड आंसर इज यस, दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट ऑल टुगेदर इन दिस रिगार्ड। ये पहला पॉइंट है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, अब ये आने वाला स्टूडेंट कल वाली क्लास में वो जो 7 में ही सप्लाई के डेफिनेशन में भी सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पार्टी के बीच में जो सप्लाई होती है उसके बारे में आएगा। तो वहां पर बिटवीन वर्ड आया। और मजेदार बात क्या जानते हो स्टूडेंट्स कि रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी है। तो कंफ्यूजन देखो अल्टीमेटली वहां से आएगा। अभी फिलहाल जब आप ये पढ़ रहे हो ना कंफ्यूजन नहीं है। मैं इसको फिर से हैमर करने वाला हूं इस पॉइंट को कल वाली क्लास में, क्योंकि वहां पर रिलेटेड पर्सन जब चलेगा तो रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय भी मिलेगा और वहां पर आपको लगेगा कि सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन के बारे में कुछ बात रखी गई है सप्लाई में, कि वो भी इससे सप्लाई माना जा रहा है। लेकिन अगर उस रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी को सप्लाई अगर माना जा रहा है तो उसमें ये 7-2 उसमें से एक कैटेगरी को बाहर निकालता है और उसको सप्लाई मानने से इनकार कर देता है। और वो कौन सी सप्लाई होगी स्टूडेंट्स? वो सप्लाई होगी आपकी सर्विसेज किसने किसको दिया है उसके बारे में। सर्विसेज किसने किसको दिया है? बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। तो है दोनों रिलेटेड पर्सन, बिल्कुल। तो उस रिलेटेड पर्सन में इस कैटेगरी के एक्टिविटी को हम सप्लाई मानने से इनकार करते हैं। इस कैटेगरी की एक्टिविटी को हम सप्लाई मानने से इनकार करते हैं। तो सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ द रिलेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो आपने क्या देखना स्टूडेंट्स, अब यहां पे केयरफुल रहिएगा। आपने ये देखना होगा स्टूडेंट्स क्या कोई आपने जो भी रीजन देना होगा ये देख देख के कि जो एम्प्लॉय जो सर्विसेज दे रहा है, इज ही प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। आपने ये आधार पे अल्टीमेटली कंक्लूड करना है। या सिंपल वर्ड बोलो, इन टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, क्या ये एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में था और उसके दायरे में रह के उसने सर्विस दी? अगर दी है तो उससे हम सप्लाई मानने से इनकार करते हैं। एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में अगर ये था एक्टिविटी और उस स्कोप के दायरे में रह के अगर ये एक्टिविटी को की गई है तो उससे हम सप्लाई मानने से इनकार करते हैं।
इन टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉय ने सर्विस दी है किसे, एम्प्लॉयर को, तो ऐसे हालात में हम उसे सप्लाई मानने से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनकार करेंगे. Is that point clear to all of you students? Every one of you? अब इसमें सबसे एक चीजें आती है, बाकी तो जो नॉर्म इसके वजह से सैलरी पे कोई जीएसटी नहीं है. लेकिन अगर आपको सबसे एक पॉपुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो नॉन कॉम्पीट फीस एट द टाइम ऑफ लीविंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. ये सबसे पॉपुलर एंट्री आपको पता ही है. तो इसके अंदर दो तीन पॉइंट है स्टूडेंट्स जो कि आप लोग को ध्यान रखना है. एक वाला पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉन कॉम्पीट फीस में बोल रहा हूं, जो एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के समय पे आपसे एम्प्लॉयर क्या करता है, ये बोलता है कि किसी कॉम्पिटिटर को आपको ज्वाइन नहीं करना, उसके लिए उसने 10 लाख एम्प्लॉय को दे दिए. तो बताइए, क्या दिस अमाउंट ऑफ 10 lakhs was it in the course of or in the terms of his employment? Answer is no. Or was it in relation to his employment? Answer is no. तो neither this nor that, और इस वजह से ये क्या सर्विस मानी जाएगी, तो यही लिखना है, दो टर्म चिपकाते रहना आपने, neither this nor that. और इस वजह से ये अल्टीमेटली आप बोलेंगे ये उस इसे हम सप्लाई मानेंगे, ये उस एक्सक्लूजन का हिस्सा नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई. और ये जो सप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 7(1)(a) के अंदर ही सप्लाई हो जाएगा, और इससे आपने 7(1)(a) का सप्लाई मान के चलना है, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन स्टूडेंट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. तो ये 7(1)(a) का कैटेगरी बनने वाला स्टूडेंट्स, ध्यान रखना. और आपने यहाँ पे भी लिखना है, ये तो 7(1)(a) तो कंक्लूड में लिखना है आपने. पहले तो आपका पूरी मेहनत रहेगी आंसर लिखने के समय पे, क्या आंसर लिखने के समय पे मेहनत रहेगी, दो सेंटेंस में कंक्लूड करना है. पहले तो ये आपको पहले सेंटेंस में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि जनाब ये उस एक्टिविटी, उस शेड्यूल 3 का जो एक्टिविटी है उसका हिस्सा नहीं है. क्यों नहीं है? नाइदर दिस नॉर दैट. और इस वजह से हम इसे प्राइमरी, इस वजह से ये एक्सक्लूजन के एंट्री में फॉल नहीं करेगा, 7(2) के एक्सक्लूजन के एंट्री में फॉल नहीं करेगा. तो ये पहला सेंटेंस हो गया. दूसरा सेंटेंस, एंड हेंस, सेकंड सेंटेंस क्या होगा, एंड हेंस इट इज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(a). कंक्लूजन में इसे आप बोलोगे कि अब ये सप्लाई है कहां पे, 7(1)(a) में. तो पहले तो एक्टिविटी को टारगेट किया गया था कि क्या वो एक्सक्लूजन में आ रहा है, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा है, तो अब बताओ कि क्या ये सप्लाई है, हाँ है, कहां पर, किस सेक्शन में, 7(1)(a). आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू आर क्लियर. तो इसको दो सेंटेंस में आपको क्या करना है, रीजन आउट करना है. दैट इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड. सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस सिचुएशन में डायरेक्टरशिप के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट काफी पॉपुलर होता है. यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे अगर आपको स्टूडेंट्स ये बोल दिया जाए कि पार्ट टाइम डायरेक्टर है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ध्यान रखना ये दो वर्ड अगर आ जाए. अगर एक होल टाइम डायरेक्टर अगर है स्टूडेंट्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ होल टाइम डायरेक्टर, तो बताओ फिर, तो वो एम्प्लॉय है. अ होल टाइम डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय. और अगर एक होल टाइम डायरेक्टर अपने कंपनी को डायरेक्टरशिप की सर्विस अगर दे रहा है, तो वो दे रहा है इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट. बिकॉज ही इज गिविंग दिस सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, इस वजह से क्या वो एक्सक्लूजन का हिस्सा बन जाएगा? एंड आंसर इज यस. और ऐसे हालात में हम फिर उसे सप्लाई मानने से इनकार करेंगे. तो वी विल नॉट कंसिडर दैट एज अ सप्लाई. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. लेकिन जहां तक पार्ट टाइम या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अगर हम बात करें, अगर उसकी अगर बात हो रही है, पार्ट टाइम और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात हो रही है, तो फिर बताइए जनाब, ऐसे पर्टिकुलर हालात में हम लोग क्या कहेंगे? तो ये एम्प्लॉय नहीं है. एंड देयरफॉर क्योंकि ये एम्प्लॉय नहीं है, इस वजह से स्टूडेंट्स देख रहे हो आप लोग, इन दिस कॉन्टेक्स्ट बताइए जनाब, ये पर्टिकुलर ये सप्लाई मान लिया जाएगा, 7(1)(a) का ही ये होगा सप्लाई इस सिचुएशन में. और ऐसे हालात में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टरशिप सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में आरसीएम लग जाता है. ये पता है ना आप लोगों को, देयर इज एन आरसीएम की लेवी जो इस पे लगाई जाती है, पता होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स. तो इज देयर एन आरसीएम एप्लीकेबल? एंड आंसर इज यस, आरसीएम इज एप्लीकेबल स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो ये एक चीज है आप लोग ध्यान में रखें.
फाइन, यहाँ पे आरसीएम का कैटेगरी है एंड दैट इज व्हाट इट इज। दूसरी बात यहाँ पे नोटिस करना स्टूडेंट्स, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विस दी तब तो बात हो रही थी कि एम्प्लॉय का केस है। अच्छा, तीसरे और एक बात होता है कि एम्प्लॉय ने अपना कोई एक पर्टिकुलर बड़ा सा उसका क्या था, ऑफिस प्रोमाइसेस था, और वो ऑफिस प्रोमाइसेस को वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को रेंट करवा देता है। एम्प्लॉयर को क्या करता है, वो रेंट करवा देता है, उसकी अपनी खुद की एक ऑफिस प्रोमाइसेस वो अपने एम्प्लॉयर को रेंट करवा देता है, जिसके लिए एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को रेंट पे कर रहा है। सेम थिंग आ गया यहाँ पे कि ये क्या एक्सक्लूजन में आएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज द सर्विसेज आर नॉट इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट एंड हेंस दिस पर्टिकुलर लेटिंग आउट एक्टिविटी को हम एक सप्लाई मान के चलेंगे और उससे अल्टीमेटली जीएसटी लग जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दूसरा कैटेगरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को सर्विस, सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर, बाय हुम, बाय एम्प्लॉयर, टू हुम, टू एम्प्लॉय, इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये वाला पर्टिकुलर कैटेगरी है इस सिचुएशन में। तो क्या ये एक्सक्लूजन के अंदर है? एंड आंसर इज नो, ये तो एक्सक्लूजन में नहीं है इन दिस रिगार्ड। अब यहां पर बस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात रखी थी आज की क्लास में, इस पे थोड़ा नोटिस करके चलना। अगर ये कंसिडरेशन, ये दो चीजें हो सकती है। इस पे ध्यान देना स्टूडेंट्स बस। स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर पार्ट पे जब आप नो कंसिडरेशन बोलते हो ना, इसको जब भी नो कंसिडरेशन बोला जाता है स्टूडेंट्स, जब भी नो कंसिडरेशन बोला जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में ये गिफ्ट का दायरा ले सकता है। मतलब कि हमने उपलब्ध करवा दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उपलब्ध की इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ये जो है, जो सर्विसेज जो दी जा रही है, गिफ्ट का रूप ले सकता है ये सिनारियो। और अभी मैंने क्लास के पहले आपको क्या बताया था, गिफ्ट का अप टू रुपी, ये क्या होगा, दो कैटेगरी में बट रहा है, दो कैटेगरी में बट रहा है स्टूडेंट्स। और वो दो कैटेगरी क्या, इन एक्सेस ऑफ ₹50,000, 50,000 के वैल्यू के ऊपर स्टूडेंट्स, 50,000 के वैल्यू के ऊपर अगर ये जा रहा है केस, तो फिर ऐसे केस में क्या ये अब सप्लाई मान लिया जाएगा इन दिस रिगार्ड स्टूडेंट्स? क्या ये सप्लाई मान लिया जाएगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट? एंड आंसर इज वन, यस स्टूडेंट, ये बिल्कुल सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर ये एक्सेस में गया तो दिस इज अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। ये नो कंसिडरेशन वाला जो केस था ना, वहां पर ये दिया गया है। देखो ये दोनों रिलेटेड पार्टी है, पहले ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये दोनों दोनों रिलेटेड पार्टी है स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड पार्टी, एंड बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड पार्टी, इस वजह से यहां पर कंसिडरेशन बोला। सर आपने कंसिडरेशन तो लिया नहीं, हाँ नहीं लिया, तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट सो देयर इज नो कंसिडरेशन दैट इज बीन चार्ज, देयर इज नो कंसिडरेशन दैट इज बीन चार्ज। लेकिन अगर जो वैल्यू है उस गिफ्ट की अगर 50,000 के ऊपर नहीं जाती है, तब तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, इससे सप्लाई को, ये सप्लाई से बाहर कर दिया। इस कहां से ये हुआ स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। दिस केस अगर ये अप टू 50,000 का गिफ्ट का वैल्यू है, तो ऐसे सिचुएशन में ये सप्लाई, पहले केस में सप्लाई है और दूसरे केस में सप्लाई नहीं है, दूसरे केस में सप्लाई नहीं है। और ये रीजन स्टूडेंट्स आपको देना है प्राइमरी, ये शेड्यूल 1 के कॉन्टेक्स्ट में आप दोगे। शेड्यूल 1 के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स ये दिया जाएगा, हियर इन शेड्यूल 1 जो आपको
बताया गया था इन दिस रिगार्ड, जस्ट थोड़ी ये पढ़ लो पहले। ये शेड्यूल 1 के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट ये चले जाएगा, जहाँ पे आप ये बोलोगे कि अप टू 50,000 तक की जो वैल्यू की सप्लाई होगी वो प्राइमरी, उसे हम क्या होगा सप्लाई के स्कोप से बाहर करते हैं। 50,000 के ऊपर का अगर कोई गिफ्ट जाता है तब द गेम इज ऑन। ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा केस स्टूडेंट्स, फुल कंसिडरेशन या लेस कंसिडरेशन ये दी जा रही है। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो सप्लाई है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जो शेड्यूल 3 का एक्सक्लूजन है उस पे एम्प्लॉय द्वारा सप्लाई एम्प्लॉयर को दिया गया, उससे हम सप्लाई नहीं मानते। तो ये सप्लाई है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब शुड नोटिस करना, ये हो या ये हो, प्लीज नोट करना, इस सबका जो होगा वैल्यूएशन इस कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड पार्टी का ये केस है। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स, क्या एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एक रिलेटेड पार्टी है, कल के क्लास में डेफिनेशन में देख लेंगे, और तो भी ये आप अप्रिशिएट कर लेना। अभी के लिए ऊपर तक जितना समझ लिया काफी है, ये मैं सिर्फ एक्सटेंशन आपको दे रहा हूँ। इसकी वैल्यूएशन जो होगी स्टूडेंट्स, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन केस माना जाता है। दोनों एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेटेड पार्टी है, और अगर एम्प्लॉयर द्वारा अगर एम्प्लॉय को कुछ चीज दी जा रही है जो कि सप्लाई के दायरे में आ गया, तो अब उस पर जीएसटी लगेगा लगेगा। वैल्यूएशन स्टूडेंट्स जो है आपको पता होना चाहिए 14.4 में आपको रूल्स की तरफ ढकेला जाता है कि आप जाइए वैल्यूएशन रूल्स को रेफर कीजिए, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए रूल नंबर 28 अल्टीमेटली बनता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और रूल 28 में ओपन मार्केट वैल्यू की बात रखी गई है। दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट। अभी फिलहाल के लिए नोटिंग करके रखना, यहां तक अगर काफी स्टूडेंट्स ने अगर कुछ किया नहीं है काम तो ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग ऊपर लेवल तक ठीक है। जिसने यहाँ तक काम किया हुआ है उनके लिए ये होगा कि अगर वो सप्लायर है तो ध्यान रखना कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेटेड पार्टी होने की वजह से इररिस्पेक्टिव कि कंसिडरेशन चार्ज की गई है या चार्ज नहीं की गई है या कम की गई है, उनकी जो वैल्यूएशन होगी, उस सप्लाई की जो वैल्यूएशन होगी वो 15.4 रेड विथ रूल नंबर 8 सॉरी रूल नंबर 28 की तरफ ही बढ़ेगा। और वो क्या कहता है, ओपन मार्केट वैल्यू। क्या बोलेगा, ओपन मार्केट वैल्यू। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ एवरीवन? फाइन स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन आप लोग ध्यान में रखना इन दिस रिगार्ड। दैट इज ऑल थिंग्स हैज टू बी लुक्ड अपॉन। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया आपसे। अब ये जो है पॉइंट नंबर 2, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दे देता है। काफी सिंपल एंट्री है बट विथ लॉट ऑफ कंफ्यूजन स्टूडेंट। यही एक एंट्री है जहाँ पे एनालिसिस करनी, बाकी थोड़ा एनालिसिस खत्म है। इस पे यही पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करके चलना है, एंड देन वी विल बी डन विद दिस। ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या मैं कह रहा हूँ। स्टूडेंट्स, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल किसने दिया? बाय अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ। तो ये जो कोर्ट और ट्राइब्यूनल है, इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। तो इनकी सर्विसेज को भी सप्लाई नहीं मानी जाती, इनकी सर्विसेज को भी सप्लाई नहीं मानी जाती। अब ये एक लीगल सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में ये देखा जाता है कि ये लीगल सर्विस है, लेकिन किसने किसको दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल सर्विस किसने किसको दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीगल सर्विस के केस में स्टूडेंट्स इसकी एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि ये बहुत जगह पे अदरवाइज कंफ्यूजन दे देगा आपको। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लीगल सर्विस में किसने किसको दिया, तो पहला तो जब बोलते हैं लीगल सर्विस तो आता है सबसे पहला नाम वकील का, विच इम्प्लाइज दिस दैट इसमें अगर ये लीगल सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो एडवोकेट फर्म, एडवोकेट या उसका कोई फर्म, एक इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म, उसने सप्लाई की है स्टूडेंट्स, वो सप्लाई वो दे रहा है लीगल सर्विस, वो दे रहा है लीगल सर्विस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब उसने लीगल सर्विस किससे दिया ये क्रिटिकल है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे बताओ कि यहाँ पे ये जो एक्सक्लूजन जो भी आपने देखा था जिसमें सप्लाई नहीं माना जाता है, तो क्या उसमें ये एडवोकेट या फिर फॉर्म था आपका? वेदर द एडवोकेट और द फॉर्म वेर दे मेंशन्ड इन दैट केस, क्या उन्हें मेंशन किया गया था? द आंसर इज नो, उनका नाम तो था नहीं। किसका
इसकी सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया था, जो अभी आपने पढ़ा था, कोर्ट और ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर द लॉ, कोर्ट और ट्राइब्यूनल विच इज एस्टैब्लिश अंडर द लॉ, उनकी सर्विसेज को बाहर की गई थी सप्लाई के डेफिनेशन। जहां तक एडवोकेट फॉर्म जो लीगल सर्विस दे रहा है, उसको बाहर नहीं किया गया है। तो अब ये नोटिस करके चलना, ये एडवोकेट फॉर्म जो लीगल सर्विस दे रहा है, किससे दे रहा है, टू हुम, तो बाय ये आ गया। अब टू कौन है यहाँ पे? अब टू के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर आपका आता है नॉन बिजनेस एंटिटी। ध्यान रखना, प्लीज नोट करके चलना, ये लीगल सर्विस जो दी जा रही है वो 7(1)(a) के अंदर आ चुका है। तो ये एक्सक्लूजन जो अभी देख रहे हैं अपन इस कॉन्टेक्स्ट में शेड्यूल 3 का, उसके अंदर तो नहीं है, इसे नॉन सप्लाई तो नहीं बोलेंगे हम शेड्यूल 3 का। तो ऐसे हालात में क्या ये सप्लाई है? हाँ है। कहाँ पे? 7(1)(a) में सप्लाई हो चुका है। अब लेकिन आगे अगर आपको इसको एक्सटेंशन इसकी लेनी है, तो इसने सप्लाई दी है नॉन बिजनेस एंटिटी को। तो एग्जेम्पशन चैप्टर में स्टूडेंट्स ये क्या पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है? इज इट फुल्ली एग्जेम्प्ट? द आंसर इज यस, पूरी तरह से ये एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। और अगर ये बिजनेस एंटिटी की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस एंटिटी, तो यहां पर मालूम है बिजनेस एंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में टर्नओवर के आधार पे कि जो बिजनेस एंटिटी है जिसको ये सर्विस दी गई है उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े, मतलब छोटी बिजनेस एंटिटी, तो इनका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो देखा जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर जो है इनका लेस देन कितना है, 10 लाख या 20 लाख, और 20 लाख को स्टूडेंट्स अब देखना रजिस्ट्रेशन टॉपिक मालूम है, कुछ केस में 40 लाख भी हो गया है। 20 लाख और 40 लाख, 20 लाख, और ब्रैकेट में 40 लाख भी डाल देता हूँ। ये अगर जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता पता चल जाएगा कि कुछ केस में अब 40 लाख का भी ये केस बन चुका है। देखिए वो जो थ्रेशोल्ड है उसको क्या किया, एनहांस किया गया फ्रॉम 20 to 40। किस केस में एनहांस किया गया वो देख लेंगे। तो अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर उस बिजनेस एंटिटी का 10 लाख, वो जो अपने चार जो स्टेट थे, द स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो जो कल बताया गया था, तो चार कैटेगरी स्टेट उनके लिए 10 लाख, अगर वहां पे उस बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है जो कि उस चार स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, और उनका उस बिजनेस एंटिटी का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 लाख के ऊपर नहीं गया है, या फिर इन एनी अदर केस 20 लाख या 40 लाख एज अ केस में, तो ऐसी छोटी बिजनेस एंटिटी को ज्यादा बोझ ना पड़े लीगल सर्विसेज का, इस वजह से इनको एग्जेम्प्ट के दायरे में रखा गया। लेकिन ध्यान रखना, क्या ये सप्लाई है? हाँ है। वर्डिंग्स में गलती नहीं होनी चाहिए, वर्डिंग्स में गलती नहीं होनी चाहिए। ये सप्लाई है, डंके की चोट पे सप्लाई है, लेकिन ये क्राइटेरिया फर्दर हम देखते हैं कि इसे दिया गया था, और अगर जिसे दिया गया था वो बिजनेस एंटिटी है, तो उस बिजनेस एंटिटी का लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था, उसके आधार पे हम कंक्लूड कर रहे हैं कि क्या ये एग्जेम्प्ट है या फाइनली इस पर लायबिलिटी बनती है। क्या ये एग्जेम्प्ट है या फाइनली इस पर लायबिलिटी बनती है, ये कंक्लूजन इस तरीके से लिया जा रहा है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ईमानदारी से बताओ, बताइए जनाब। अच्छा, अब टैक्सेबल भी लिख दो फिर, टैक्सेबल भी लिख दो फिर, लास्ट ईयर का टर्नओवर, लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन 10 lakhs, 20 lakhs एंड 40 लाख। ठीक है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। ये पे ये तो बोलेंगे टैक्सेबल, लेकिन टैक्स भी होगा तो किस आधार पे होगा? वकील साहब को कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वकील साहब पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इस वजह से आरसीएम के द्वारा ये टैक्स किया जाएगा। मतलब इस सर्विस का जो जीएसटी का बोझ होगा वो किसे निर्वाह करना पड़ेगा? बिजनेस एंटिटी को उसका निर्वाह करना, डिस्चार्ज करना। दैट इज द पॉइंट। This is how the things has to be looked upon. I hope that all of you are clear with this particular point. आरसीएम से आपने इनको अटका दिया, अभी ये रो यहां से हमें क्या। चलिए आगे बढ़ते स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये एडवोकेट फॉर्म हो गया लीगल सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में। अब जो आ रहा है हमारे, ये कोर्ट की ही बात हो रही थी स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में, कि ये जो कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने जो ये जो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, तो बाय कौन हुआ यहाँ पे, किसने दिया? इन्होंने दिया।
एस्टैब्लिश बाय लॉ, एस्टैब्लिश बाय लॉ स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये है, इसने, इन्होंने किसे दिया? भाई पिटिशनर है, जिसने केस फाइल किया तो पिटिशनर होंगे, कोर्ट में जिसने केस लगाया है, पिटिशनर्स। तो ऑब्वियसली कोर्ट फीस देनी पड़ेगी कंसिडरेशन के रूप में। लेकिन जनाब, इसको हमने नो सप्लाई घोषित कर दिया है, तो ये शेड्यूल 3 का रेफरेंस पॉइंट बनेगा। गलती से भी यहाँ पे एग्जामेशन तो लिख कर मत आना, मत लिख कर आना स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली बहुत बुरा होगा। पूरा किए कराए पे पानी फिर जाएगा अगर आपने ऐसे वर्डिंग्स को चुनाव किया तो। ये चैप्टर बहुत ट्रिकी है, सुनने में बहुत आसान लगता है, लिखने में उतना डिफिकल्ट है ये, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। जरा भी इर्द गिर्द में छेड़छाड़ कर दिया अपने वर्ड से, इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ये टॉपिक इस तरीके का टॉपिक है, मीनिंग चेंज करने वाला अल्टीमेटली टॉपिक है ये। सतर्क रहना पड़ता है स्टूडेंट्स इस पूरे टॉपिक पे। और आखिरी में स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है आपका एक और एक ट्राइब्यूनल है, वो कहेंगे आप लोग आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, नाम सुना होगा आपने। तो ऊपर वाला जो ट्राइब्यूनल है वो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। नीचे वाला ये जो ट्राइब्यूनल जो आपको बताया जा रहा है, इट इज अराइजिंग आउट ऑफ व्हाट, अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मालूम होता है बहुत लोग, पार्टीज जो डिस्प्यूट में आती है, ये तो पता ही है कि जब डिस्प्यूट में होंगी, अगर हमने नॉर्मल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जिंदगी निकल जाएगी, पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन फैसला कोर्ट का नहीं आएगा। तो प्राइवेट एंटिटीज को भाई उतना टाइम नहीं रहता, तो वो बोलते हैं कि अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखा जाता है कि एक आर्बिट्रेशन के तहत आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को स्थापित करेंगे। स्थापित क्या है, वो तो पहले से कोर्ट के एम्पैनल्ड ट्राइब्यूनल रहते हैं, वो लॉयर ही होते हैं एक्चुअली। तो उनके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अल्टीमेटली ये क्लॉज के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, इस आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को अपॉइंट करके हम अपनी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो सर्विस अब कौन दे रहा है यहाँ पे, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल दे रहा है। ध्यान रखना, ये उस ट्राइब्यूनल से कंफ्यूज मत करना, इसका नाम है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ऊपर वाला ट्राइब्यूनल आपका कौन सा होगा, लाइक आईटैट इनकम टैक्स में आपको पता ही होगा। तो ये यहाँ पे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने सर्विस दी। और ये जो सर्विस दी जा रही है इस कॉन्टेक्स्ट में, अब फिर से वही दो बात, किसे दिया आपने, ये दो जो झगड़ा कर रहे थे, नॉन बिजनेस एंटिटी और बिजनेस एंटिटी, मतलब वही सेम बात है ऊपर वाली जैसे अभी होगा। तो मैं बस लिख देता हूँ, सेम एज लीगल सर्विस, सेम एज एडवोकेट सर्विस, जो एनालिसिस होगा, सेम एज एडवोकेट सर्विस। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन। इस तरीके से लीगल सर्विस है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है, देख रहे हो आप लोग, अब जाके कंप्लीट हुआ ये। तो लीगल सर्विस में वो कौन सा केस शेड्यूल 3 में जा रहा है, कौन से केस में एग्जाम्पशन है, किस केस में टैक्सेबिलिटी और टैक्सेबिलिटी में आरसीएम है। तो ये कंफ्यूजन वाला पर्टिकुलर कैटेगरी है, एंड देयरफॉर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली बी केयरफुल ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट स्टूडेंट, ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है। पॉइंट नंबर 3 आप होमवर्क ले लेंगे, ये कुछ नहीं है, बस ये लोग जो है, ये एमपी एमएलए वाले कैटेगरी है इनकी, या फिर ये जो सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जो बैठे लोग हैं, कौन लोग बैठे हैं, सीएजी लोग, इनकी इनकी जो अपनी फंक्शंस है उसे सप्लाई मानने से उन्होंने इनकार कर दिया इन शेड्यूल नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। एक पर्सन, मान के चलो कि उसका एक्सीडेंट हो गया, अब आप खुद नोटिस करना, उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होकर उसका इलाज के लिए अस्पताल में लेके जाया जाता है। अब उसके इलाज पे जो खर्चा हो रहा है, तो वो जो खर्चा उसके इलाज पे हो रहा है, वो हेल्थ केयर सर्विस मानी जाएगी। बताइए, क्या वो हेल्थ केयर सर्विस मानी जाएगी? एंड द आंसर इज यस। हेल्थ केयर सर्विस के बाद अनफॉर्चुनेटली अब क्या हो रहा है कि उसे बचाया नहीं जा सका, और बचाया नहीं जा सका, तो फिर उसके बाद अब उसे उसकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कहाँ पे, इन दैट क्रिमेटोरियम ग्राउंड। तो वो ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है उसकी बॉडी को, और फिर वहां पे जो सर्विस उसको जलाया जा रहा है, वॉट एवर इट बी। तो देयरफॉर इन दैट केस ध्यान रखना कि यहाँ पे एक हेल्थ केयर सर्विस थी, पहला शुरू हुआ था हेल्थ केयर सर्विस, दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, और बाद में तीसरा था आपका सर्विसेज ऑफ फनरल बोरियल क्रेमेटोरियम एंड मोरेटोरियम, ये सब वाले। अब जो पहला केस था ना हेल्थ केयर सर्विस, वो उसमें एग्जाम्पशन बैठा हुआ है।
जो इलाज जो चल रहा था अस्पताल में, वो सब चीजें एग्जामिशन के दायरे में आता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन था उसे बचाया नहीं जा सका, और फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज का हो जाना, प्लस आगे जाके उसकी जो क्रियाक्रम करना है, वो सारे कैटेगरी को हम सप्लाई नहीं मानते। वो सप्लाई नहीं है। और हेल्थ केयर सर्विस सप्लाई तो है, बट वहां पर एग्जामिशन आपको दिखेगी। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन दैट कॉन्टेक्स्ट? तो ये सिचुएशन है। ये एक आखिरी पॉइंट है स्टूडेंट्स, बस ये चीजें लिख के हम लोग कंक्लूड करेंगे, डोंट वरी। तो ऐसे सिचुएशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिस करना कि जो सेल ऑफ लैंड, लैंड को ट्रांसफर को तो हम मानते ही नहीं है कि वो सप्लाई है। ये तो आप भी जानते हो स्टूडेंट, सेल ऑफ लैंड इज नॉट अ सप्लाई इन दिस कॉन्टेक्स्ट। लेकिन बोला गया कि सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। तो सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इस दोनों को सप्लाई नहीं मानते हैं। लेकिन सेल ऑफ बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने शेड्यूल 2 में पैरा 5B का जो एक पॉइंट है, वो बोला कि अगर वो हिट होता है तो वो सप्लाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही आता है कि फिर वो है क्या? दैट इज द पॉइंट दैट इट इमर्जेस ओवर देयर। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप देखोगे तो सेल ऑफ बिल्डिंग में आपको पता होगा वो सीसी की बात होती है कि अगर पूरा कंसिडरेशन आपको मिल गया है, अगर पूरा कंसिडरेशन स्टूडेंट्स अगर आपको मिल चुका है, कब मिल चुका है? ऑन और आफ्टर, रिसीव आफ्टर द सीसी, पूरा कंसिडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद मिल, तब तो उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। और अगर थोड़ा बहुत भी या फिर पूरी कंसिडरेशन क्या होती है, सीसी के पहले मिल जाती है, थोड़ा या पूरा, अगर सीसी के पहले मिल जाता है तो फिर वो सप्लाई मान लिया जाएगा इन दैट केस एज पर दैट शेड्यूल 2 पैरा 5B। तो इस वजह से यहाँ पर शेड्यूल 3 ने क्या बोला कि पहले भाई देख लो उसको, हाँ वहां पे तो अटक नहीं रहे हो, क्योंकि अगर वहां पे अटक रहे हो तो आप सप्लाई हो, और वहां अटके नहीं तो फिर उस केस में हम मानेंगे एज अ सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। उस केस में फिर ये सप्लाई मानने से इनकार करेंगे। तो यहाँ पर सेल ऑफ बिल्डिंग के ही कॉन्टेक्स्ट में ये एक स्पेशल पर्टिकुलर पॉइंट है, और यही चीज बस आपने क्या करना है, एक बार नोट करके चलना। और यहाँ पर क्या बोलेंगे आप लोग? इस सिनारियो में दो केस बनती है। यहाँ पे पहला जो केस है, फुल कंसिडरेशन रिसीव्ड, फुल कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर द सीसी के बाद। और दूसरे केस में क्या होगा? एनी अदर केस। एनी अदर केस में वो दो चीजें आ गई ना, या तो थोड़ा कंसिडरेशन मुझे सीसी के पहले मिल गया, या पूरा कंसिडरेशन मुझको सीसी के मिल गया, तो ये एनी अदर केस में आ जाएगा। और यहां पर मैंने क्या बोल दिया गया, फुल का बोला है, तो ये जो होगा ये नो सप्लाई वाला केस है, एज पर ये शेड्यूल 3 में हिट हो जाएगा। और क्या ये सप्लाई वाला केस बनता है ना? आंसर इज यस, ये सप्लाई है। और इसका रेफरेंस क्या देंगे? देखो गलतियां होती है तो कहाँ होती है, यहाँ पे आपने शेड्यूल 2 पैरा 5B को हिट करना है। शेड्यूल 2 पैरा 5। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ एवरीवन? परफेक्ट। अब स्टूडेंट्स आखिर में देखना, ये पॉइंट नंबर 6, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। ये ध्यान रखना, इसके कॉन्टेक्ट, ये इसको छोड़ के, क्योंकि इसको तो उन्होंने पकड़ के रखना है, ये पता चलेगा गुड्स के डेफिनेशन में, मैं आपको तभी बता दूंगा। लेकिन ऑल दी अदर एक्शनेबल क्लेम, इसकी डिस्कशन आज नहीं, कल की क्लास में होगी। ऑल दी अदर एक्शनेबल क्लेम अदर देन, अभी के लिए फिलहाल LBG को छोड़ के, बाकी जितने भी एक्शनेबल क्लेम है उसको हम सप्लाई मानने से इनकार करते हैं, LBG को छोड़ के। LBG क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? एंड आंसर इज यस। इसको छोड़ के बाकी जो भी एक्शनेबल क्लेम्स होंगे वो उसे सप्लाई हम नहीं मानेंगे। ठीक है? अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 स्टूडेंट्स कौन सा होगा इस कॉन्टेक्स्ट में? ये बार पढ़ लेना स्टूडेंट्स, 7 और 8 में पढ़ के मुझे बताना। कल की क्लास में स्टूडेंट्स इसको टैली कर लेंगे। एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग की उसमें थोड़ा सा एक स्ट्रेच देना पड़ेगा, बस आप लोग इसको रीड करके रेडी रहिएगा। कल फिर हम लोग सप्लाई का मैक्सिमम एरिया आप कंप्लीट करने जा रहे हैं कल की क्लास में, और फिर बाद में प्रैक्टिकल्स की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है? लेकिन अच्छे से एक बार टैली करने, अच्छे से पढ़ाई करना स्टूडेंट्स। 7 और 8 को एक बार ये करके रखना। पॉइंट डिस्कशन है, अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ। क्या चार पढ़े केस आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। आईसी सेल्स के केस में बिल टू शिप टू वाला केस है, विल सी इट इन द नेक्स्ट। यू देन स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।